हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग मेड इजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4, जिसका नाम है अधिगम एवं शिक्षण का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। शिक्षण अधिगम व्यवस्था के विभिन्न सोपानों को समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग? एक्सप्लेन। Explain the steps of managing teaching and learning. यहाँ पर टीचिंग और लर्निंग को किस तरह से मैनेज किया जाता है, इस बारे में बात की जाएगी। शिक्षण की व्यवस्था स्वयं में एक विशिष्ट प्रकार का कौशल है। अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले यह सोचना अति आवश्यक हो गया है कि शिक्षण की व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। यानी कि शिक्षण की व्यवस्था यानी कि मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग अपने आप में ही एक स्पेशलाइज्ड स्किल है। यानी कि इन सब चीज़ों को, टीचिंग को किस तरह से मैनेज करना है, ये भी एक अपने आप में एक बड़ी स्किल है। तो क्योंकि इसमें काफ़ी प्लानिंग भी करनी पड़ती है कि हमें क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, इसलिए इसका मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी कैसे व्यवस्था होनी चाहिए, इस बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर मैनेजमेंट का मीनिंग को समझेंगे। व्यवस्था अथवा प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषाएं। व्यवस्था का अर्थ साधनों एवं स्रोतों को निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग करने के स्वरूप को व्यवस्था कहते हैं। यानी कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, साधन हैं, उनको निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किस प्रकार प्रयोग किया जाए, उसको हम व्यवस्था कहते हैं। अब अपने सोर्सेज को हम एक किसी ऑब्जेक्टिव में यूज़ करेंगे तो हम उसको किस तरह से यूज़ करेंगे, इसी को हम प्रबंधन या मैनेजमेंट कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि व्यवस्था के द्वारा अनिश्चितता को कम किया जाता है और निश्चितता एवं स्थायित्व में वृद्धि की जाती है। व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित युक्तियों को प्रयोग में लाया जाता है। पहला है कार्य विश्लेषण, टास्क एनालिसिस। दूसरा, अधिकारों और उत्तरदायित्वों को उत्तम क्रम में तय किया जाता है। तीसरा, प्रयासों और स्रोतों तथा साधनों में समन्वय स्थापित किया जाता है। यानी कि पहले किसी भी चीज़ की व्यवस्था करने में, यानी स्पेशली टीचिंग की व्यवस्था करने में, सबसे पहले कार्य विश्लेषण डिसाइड किया जाता है, एनालाइज किया जाता है कि हमें क्या काम करना है। दूसरा है अधिकारों और उत्तरदायित्वों को उत्तम क्रम में लगाया जाता है कि कौन क्या क्या काम करेगा या कौन सी ड्यूटीज़ निभाएगा। तीसरा है प्रयासों और स्रोतों तथा साधनों में समन्वय स्थापित किया जाता है। किस तरह से कौन से सोर्सेज कहाँ यूज़ किए जाएंगे, उनमें समन्वय होना आवश्यक है। व्यवस्था निम्नलिखित मानव व्यवहार की धारणाओं पर आधारित है। पहला है व्यवस्था का परंपरागत सिद्धांत, कार्य केंद्रित। जो परंपरागत सिद्धांत है वह कार्य केंद्रित है। पहला सिद्धांत जो है, व्यवस्था के सदस्यों में कार्य करने की क्षमता होती है और निर्देशों को स्वीकार करके वे उनका अनुसरण करते हैं, परंतु उनमें कार्य करने के लिए पहल करने की क्षमता नहीं होती, न ही उनमें संपूर्ण कार्य प्रणाली को प्रभावित करने की क्षमता होती है। व्यवस्था के सदस्य मात्र मशीन की तरह कार्य करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी मशीन की तरह ही कार्य करता है। उसकी रुचियों, रुझानों, क्षमताओं तथा अभिवृत्तियों को शिक्षा व्यवस्था में कोई स्थान नहीं दिया जाता। अतः शिक्षण व्यवस्था कार्य केंद्रित तथा शिक्षक केंद्रित नियंत्रित होती है। अर्थात इस प्रकार की परंपरागत सिद्धांत में सदस्यों में कार्य करने की क्षमता तो होती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ निर्देशों को स्वीकार करके उनका अनुसरण करते हैं। यानी कि उनको जैसा बताया जाता है वो सिर्फ उस कार्य का अनुसरण करते हैं, अपनी तरफ से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। और इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी इसमें बच्चों की क्षमताओं और अभिवृत्तियों को का ध्यान नहीं रखा जाता और कोई स्थान नहीं दिया जाता। सिर्फ और सिर्फ यह व्यवस्था शिक्षक नियंत्रित ही होती है। दूसरा है संगठन का मानवीय संबंध सिद्धांत, यानी संबंध केंद्रित। व्यवस्था के सदस्य अपनी अभिवृत्तियों, अभिरुचियों, मूल्यों तथा लक्ष्यों को साथ लाते हैं। यह सिद्धांत पारंपरिक कार्य केंद्रित सिद्धांत के विपरीत है। यानी कि पहले वाले परंपरागत कार्य सिद्धांत के विपरीत इसमें सदस्यों के अभिवृत्तियों, रुचियों, मूल्यों का ध्यान रखा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण व्यवस्था इस ढंग से की जाती है कि विद्यार्थियों का प्रमुख विकास संभव हो। इसके अंतर्गत इस प्रकार से व्यवस्था की जाती है कि विद्यार्थियों की अभिरुचियों और योग्यताओं का ध्यान रखा जाता है और शिक्षक केवल परामर्शदाता की भूमिका ही निभाता है।
तीसरा है आधुनिक व्यवस्था का सिद्धांत, कार्य तथा संबंध केंद्रित। इस व्यवस्था के सभी सदस्य किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम होते हैं तथा कोई भी निर्णय लेने के योग्य है। इसमें प्रत्यक्षीकरण तथा चिंतन पर बल दिया जाता है। उपरोक्त तीनों सिद्धांतों के लक्ष्यों में अंतर होता है। अर्थात जो आधुनिक व्यवस्था का सिद्धांत है, इसमें सदस्य किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, वो सक्षम होते हैं और उनको आगे से इनिशिएटिव लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी कार्य तथा व्यवस्था चरों में समन्वय स्थापित किया जाता है। थैंक यू।